A formal good evening to all of you. Now the recording has started, and so here we have a conversation on our strategic management. So this is how the book will look like. Okay, these are the internal pages. इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा, we'll have total 8 chapters. 8 चैप्टर हैं आपके मेरे पास. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. कल थोड़ा सा मैंने स्ट्रैटेजी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया आपको. वन लाइनर बोलूं तो स्ट्रैटेजीज आर सिचुएशनल डिसीजंस टेकन कीपिंग इनटू माइंड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस. हेलो. कल की स्ट्रैटेजी में कल आखिरी में समय कम पड़ गया था. आपने देखा कि बैरम खान ने कैसे हेमू की 4 गुना बड़ी सेना को हराया. उसके बाद आपने देखा क्या किया. उसने हेमू को पकड़ लिया और उसके सामने लाके खड़ा कर दिया. उसके बाद जो हुआ उसके बारे में कोई कुछ बता सकता है. व्हाट बैरम खान डिड. बैरम खान ने क्या करा. तलवार किसको दी. जलाल को. और जलाल को बोला, जलाल इस नामुराद का सर कलम करके गाजी के मर्तबे को शान बख्शिए. एंड व्हाट जलाल सेज, ये अदमरे से भी बुरी हालत में है खान बाबा, हम इस पे वार कैसे कर सकते हैं. तो बोले आप अपनी फौज में गलत पैगाम पहुंचा रहे हैं जहां पना, फिर फौज आपको गाजी के नाम से नहीं नवाजेगी. वो तलवार छोड़ देता. ध्यान दिया था आपने कल. तो बोलता सिपाही हूं. वो सिपाही कवर करते और वो गला काट देता उसका. और सबको दिखाता क्या है. सल्तनत मुगलिया के सिपाहियों, अपने बाप दादाओं की तरह जलालुद्दीन भी गाजी का मर्तबा रखते हैं. Now he instilled that fear that innocent Jalal was ethical. कि उसके हाथ में तलवार नहीं, मैं कैसे वार करूं. आई कांट हिट अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग द स्वॉर्ड इन हिज हैंड. मतलब जलाल क्लियर था कि ये गलत है और उसने जलाल को बदनाम किया सब जगह. और फिल्म में बताते हैं आगे कि बैरम खान ने जलालुद्दीन के नाम पे लगातार लूट मचाई कई साल तक. और बाद में जब फिल्म आप अगर प्रॉपरली देखोगे, इट्स अ गुड मूवी टू वॉच. मतलब आशुतोष गोवारेकर डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग सच अ नाइस मूवी. उसमें आखिरी में वो जब वो बड़ा होता तो क्लियरली बैरम खान को बुला के बोलता है, अब हम हमारे फैसले खुद लेंगे, आप हज और मक्का मदीना चले जाइए, तीर्थ यात्रा पे निकल जाइए. क्लियरली बोल देता है उसको, बैरम खान को. बोले बस बहुत हो गया, आप मेरे नाम से जो जो करना था आपको. सो द फिल्म हैज गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसमें टैक्सेशन को लेके बहुत अच्छा एक पॉइंट है. we will discuss that progressive taxation and concept in economics. बट उसमें एक छोटा सा इंस्टेंस था कि तीर्थ यात्रा महसूल लगता है. बोलते तीर्थ यात्रा पे कर लगता है. वो हिंदुओं पे लगता था, मुस्लिम पे नहीं लगता था. तो बाद नहीं जजिया अलग. कौन था ये. अलग है. तीर्थ यात्रा महसूल था. मैंने पिक्चर देखी है, याद की हुई है. मैं याद करके आया हूँ घर से. इस पे भी नालायकों ने मीम बना दिया है मेरा. ये देखो कुछ ऐसे भी सात्विक लोग हैं. मूवी का नाम जोधा अकबर. ओके ओके अनमोल जी, व्हाट टू नोट एंड व्हाट नॉट टू नोट आई विल टेल यू. अलाउ मी सम टाइम. रुको जरा, सबर करो. सो वो तीर्थ यात्रा पे टैक्स है. जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो आप में से कोई भी मुझे बस याद दिला देना, वो जोधा अकबर का तीर्थ यात्रा वाला मैटर समझा दो. क्या बोलोगे. जोधा अकबर का तीर्थ यात्रा वाला मैटर समझा देना. टैक्सेशन के एंगल से बहुत सही चीज है वो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ओके. सो नाउ कमिंग बैक टू व्हाट वी विल बी स्टडिंग. 150 पेज 170 पेज की किताब है आपकी. उसमें ये 8 चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं. इन 8 चैप्टर का एक क्रोनोलॉजी समझिए आप. वो क्रोनोलॉजी कुछ यूं है कि सबसे पहले वो एसएम समझाएंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है. सेकंड चैप्टर में आकर वो एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स बताएंगे आपको कि एनालिसिस कितने तरीकों से किया जा सकता है. चैप्टर 2. फिर चैप्टर 3 के अंदर मस्त भारी भरकम डेकोरेटेड इंग्लिश जो आप बिजनेस स्टडीज से निकाल के लाते हो डेकोरेशन के लिए, होता है ना.
सो अब बच्चे बोलते सर समझ में आ गया, वो लिखने का मसाला नहीं मिलता है। यू नीड द वोकैबुलरी टू राइट द आंसर ना। सो दैट इज इन चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस के कंपोनेंट्स को, एक एक कंपोनेंट को अच्छे से समझाया है। तो वो आएगा, जैसे आपने अगर बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर कुछ वर्ड्स है विजन और मिशन। तो वो विजन इज फ्यूचर पीसीएमटी फोकस, मिशन इज प्रेजेंट पीसीएमटी फोकस, ऐसा हमने बात किया है। तो विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस चैप्टर 3 में इलैबोरेटिवली एक्सप्लेन्ड है। तो हमको उसको पढ़ने से क्या होता है, हमको उसको पढ़ने से वो वोकैबुलरी मिल जाती है कि इन बातों को, इनके बारे में जो लिखना है। आज मैं आपका 11th क्लास अगर चल रहा हो फॉर एग्जांपल, और आपका अकाउंट्स का पेपर हो, तो मेरा हक है एज अ एग्जामिनर पूछने का कि रियल, पर्सनल, नॉमिनल, डेबिट, क्रेडिट क्या है, मुझे समझाओ। 11th क्लास का आप अगर एक अकाउंट्स का पेपर दोगे तो ये तो क्वेश्चन आएगा। तो 11th क्लास में जैसे स्टार्टिंग, किसी भी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग होती है तो बेसिक पॉइंट्स पूछते हैं, तो वैसे ही ये बेसिक पॉइंट्स चैप्टर 3 में बैठे हुए इधर, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। वो विजन मिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कई कंपनियों के विजन मिशन आप और में पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन विजन मिशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या हैं, वो सब छोटे छोटे डिफरेंसेस निकाल के देते हैं ये। फिर 4, 5, 6 जो है ना, 4, 5, 6 सीक्वेंशियल है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। टॉप लेवल की स्ट्रैटेजी कहलाती है कॉर्पोरेट लेवल, मिड लेवल की कहलाती है बिजनेस लेवल, और बॉटम लेवल की कहलाती है फंक्शनल लेवल। तो इसको हर एक लेवल को अंदर तक जाके पूरा खींच तान के पढ़ाया जाता है 4, 5, 6 में। 4, 5, 6 एक बार पिरामिड कंप्लीट हो जाता है 3 लेयर्स का, फिर 7th बताता है कि आप कितना ही अच्छा बोल लो, कितना ही अच्छा समझ लो। कल मैंने आपसे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करी, आपको भी सुन के अच्छा लगा, मुस्कुरा रहे थे। किसी काम की नहीं है जब तक तुम कुछ करते नहीं हो। इम्प्लीमेंटेशन। जिंदगी में समस्या क्या है पता है, शरीर का ये पोर्शन जो है, जिस स्पीड से सोचता है, नीचे वाला पोर्शन साथ ही नहीं देता उतना। दिमाग से तो हम एआईआर ला सकते हैं, पर उसके लिए बाकी शरीर भी तो साथ देना। क्योंकि क्या है, नीचे वाले शरीर में बैठा है दिल, और दिल तो पागल है। अब क्या, 5 मिनट के लिए अलार्म बंद कर सो तो एकदम जादू हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है। ये समस्या है। तो कुछ काम का नहीं है जब तक आपके स्ट्रक्चरिंग और आपकी बनावट और आपकी जमावट उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से आपको काम करना है। तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 आपको क्या समझाते पता है, कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या बदलाव करके रखने पड़ेंगे जिससे कि आप वो अचीव कर सको जो आप सोच रहे हो। समस्या बच्चों इसी पॉइंट पर रहती है, मतलब if you are able to execute things the way you want, then you will actually be able to achieve what you wanted. अर्थात आप अगर जो प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए फिर प्रोसेस भी वैसी रखो। हमारे साथ समस्या क्या है, वी वांट टू बी अ शाहरुख खान, वी वांट टू बी अ रणबीर कपूर, वी वांट टू बी अ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एवरीथिंग इन वन लाइफ विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट वॉचिंग सम रील्स। होता नहीं है, जन्म लग जाता है एक एक हर चीज में। तो समस्या क्या है कि वो 30 सेकेंड और 1 मिनट ऑफ सक्सेस और फेम देखना वर्सेस एस्पिरेशन अपनी डेवलप करके उस पर वर्क करना, दोनों में अंतर है। Today, any successful business you pick up a Baiju, you pick up a Uber, you pick up a Zomato, you pick up a Amazon, you pick up a Flipkart, you pick up a Infosys or a TCS or any Tata Birla company. Do you really think they are only 1 year old and becoming successful? No. Sir, the amount of blood, sweat which has gone into every single company to create that kind of business model is huge. मतलब जोमेटो आपको इतने प्यारे ईमेल्स भेजता है, कल का चैट जीपीटी वाला ईमेल भेजा उसने, चैट जीपीटी, मतलब चैट जीपीटी से वो चैट कर रहा है और फिर उसने वो ईमेल का स्क्रीनशॉट भेजा है कि मेरे को खाना खिलाना है उसको। तो वो, if Zomato is doing that level of marketing, imagine they are observing my buying pattern and accordingly sending a personalized email to me.
हाउ मेनी डाउनलोड्स ऑफ जोमेटो वुड हैव हैपेंड? एक घर में ही 4 डाउनलोड है उसके, करोड़ों डाउनलोड का ऐप है, क्या टारगेटेड मार्केटिंग करता है, उसका टाइमिंग पता है, कितने बजे उसको नाश्ते का मैसेज भेजना है, कितने बजे उसको लंच का मैसेज भेजना है। द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क विच दे डू, आप ज्यादा दिन उस पर ऑर्डर मत करो, वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर देता है। सो दिस इज लाइक specific one-to-one marking to every customer, and therefore they are able to make some business. Correct? So कैसे हो रहा है? बैठ के बातें करने से हो रहा है या एग्जीक्यूशन से हो रहा है? 7th और 8th चैप्टर आपको बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर कैसे करोगे कि तुम तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अचीव करो। 8वें में जब तुम इंप्लीमेंट करते हो चीजों को, तो इंप्लीमेंट करने के बाद बार बार ये चेक करना जरूरी होता है कि जो मैंने इंप्लीमेंट करा वो सही चल रहा है या नहीं। कंट्रोल का एक सिंपलेस्ट और क्लासिक एग्जांपल देता हूं, ये सारे बिग 4 में पहली लाइन में कहा जाता है। ये है? क्या हो गया? क्या हुआ? प्रथम पंक्ति में बैठने का अनुचित लाभ न लेवें। यही सोचें ये क्या बोल दिया इसने, मैं क्या बोल रहा था यार, इनने उलझा दिया। हाँ, बिग 4 में कंट्रोल वर्ड जो है, एक तो उदय भाई करते हैं कंट्रोल, वो वाला नहीं है ये। You've seen traffic lights? They are the best example ever of a control. If you install proper traffic lights on a signal or on a 4 lane चौराहा, इंग्लिश में चौराहे को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड, बीसीआर ठीक हो गया तुम्हारा। मुझे ही नहीं याद आ रहा था। ओके, सो on that square when you install traffic lights, can you give me guarantee कि एक्सीडेंट नहीं होगा? सर गारंटी नहीं दे सकते, बट कैन यू गिव मी एन अश्योरेंस कि सर बहुत हद तक एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे? बस द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, कंट्रोल इज अ प्रोसेस which ensures, not guarantees, which ensures that the work is happening as per the plan or not. So if the traffic is going as per the plan or not, my books are being prepared according to the plan or not, as per the rules, as per the regulations or not, the control. तो ये स्ट्रैटेजिक कंट्रोल दिखाएगा कि मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो स्ट्रैटेजी बराबर उस रास्ते चल रही है या नहीं चल रही है, उसकी पूरी व्यवस्था को समझने का काम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल करेगा। बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आएंगे सामने। अभी एक शब्द बताता हूं आपको, हम बहुत इजीली इंटरचेंजेबली यूज कर जाते हैं उन चीजों को, वो गलत करते हैं। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। अच्छा, तुम्हारे पास ऑलरेडी है बोलने के लिए? हाँ बताओ, चलो तुम बताओ। यस सर। अरे दादा, उसने हाथ खड़ा करा, फिर प्रथम पंक्ति का अनुचित लाभ। हाथ खड़ा करो, मैं हाथ बोलूं फिर बोलना, ताकि सबको सुनने में मजा आए। हाँ यस सर। गलत। यस सर। Optimum utilization of resources is efficient and on time is effective. चलो, दोनों ने तो ट्राई कर लिया, और कोई? यस बिटिया। ए एफिशिएंसी के अंदर एक्यूरेसी डाल दिया यार तुमने। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप ट्राई कर रहे हो, लेकिन इट्स नॉट द राइट आंसर। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इफेक्टिवनेस is doing the right thing and efficiency is doing the thing right. कहना क्या चाहते हो सर? एक बार फिर से सुनना। ए, मैं एग्जांपल भी दूंगा उसके बाद, पूरा पढ़ के आया हूं। इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग
एंड एफिशिएंसी इज डूइंग द थिंग राइट। अच्छा, कहना क्या चाहते हो आप? आपने सीए कोर्स अपने करियर के लिए सिलेक्ट किया, ये इफेक्टिवनेस है। अब आपको जोर लगा के पढ़ना पड़ेगा महीनों, एफिशिएंसी है। आप महीनों जोर लगा के पढ़ोगे, ये एफिशिएंसी है। 24 घंटे, 8 दिन, 16 दिनों में से उन 8 दिन में 3-3 घंटे जो पेपर लिखोगे, वो इफेक्टिवनेस है। Efficiency is introspective, your internal capability to do things. Effectiveness is your ability to understand the external environment requirements and provide your goods and services accordingly. तुमने भयंकर नोट्स बनाए, भयंकर कॉपियां भरी, खूब सारी, एफिशिएंट हो, एग्जाम वाले दिन लिख पाए तो ही इफेक्टिव हो। समस्या क्या है? हमारा सारा फोकस एफिशिएंसी पे होता है। और कल जो मैंने कहा था, कम से कम 2-3 क्वेश्चन लिखना चालू करना, मैं इफेक्टिवनेस की तरफ ध्यान दिलवा रहा हूं। आप ये हमें एसएम पढ़ा रहे हो या जनरल समझा रहे हो? दोनों। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस बात पर आपको कई बार आइडिया दे देगा कि हाउ टू मैनेज योर ओन सेल्फ, और ऐसी छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्लासिक एग्जांपल देता हूं, सलाम नमस्ते करके एक पिक्चर आई थी सैफ अली खान और प्रीति जिंटा की, काफी समय पहले आई थी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली पिक्चर थी जो लिव इन रिलेशनशिप पे थी। तब मैं डेलॉइट में काम कर रहा था, तो मैंने बैंगलोर में वो फिल्म देखी थी सलाम नमस्ते। उसमें वो शेफ है, सैफ अली खान, और प्रीति जिंटा आरजे है। निक ऑफ टाइम रेस्टोरेंट चलाता है वो, और प्रीति जिंटा आरजे है। तो इनको कोई इशू आता है, कोई लैंडलॉर्ड वगैरह का, तो साथ में रहते हैं ये। तो ये शेफ है और इसका रेस्टोरेंट है। तो शेफ का काम क्या होता है रेस्टोरेंट में? खाना पकाना या खाना पे निगाह रखना? पहले तो ये बताओ। तो हलवाई और शेफ में अंतर क्या रहा फिर? कितने बच्चे बोलते हैं शेफ का काम है खाना बनाना? लगता तो लगता है, उसमें क्या है? हाँ, तुम लोग है ना ढाबों के अलावा बड़े होटलों में जाओ अब, ठीक है? सॉरी, हाँ मतलब इट वॉज जस्ट एक्सेप्ट। बट शेफ का काम खाना बनाने का नहीं होता बच्चों। शेफ का काम होता है खाना सही बना कि नहीं बना वो इंश्योर करना। आपने शेफ की ड्रेस देखी, उसके ऐसे वो गाउन पहना रहता है उसको, उसमें अलग अलग पॉकेट्स होते हैं बहुत सारे, अलग अलग चम्मच रखता है वो उसमें। सर हमने तो धोती बांधे हुए दादा देखे मोटी तोंद वाले, तो धोती चढ़ा के ऐसे बेड़े हाथ पर करछी घुमाते हैं। वो हलवाई होता है बेटा, वो शेफ नहीं होता। अभी बोलूं? अभी वो मास्टर शेफ में आते 3 सेलिब्रिटी शेफ आजकल। आई वॉज सो हैप्पी टू सी दैट लेडी फॉर द फर्स्ट टाइम। नाम क्या है? गरिमा अरोरा। ओके, शी इज गुड, मतलब हर ऑब्जर्वेशन एंड एवरीथिंग इज रियल गुड। शेफ क्या होता है सुन लो, ए जल्दी ना, मेरे को इफेक्टिवनेस तक जाना है शेफ से। तो शेफ का काम होता है कि अंदर खाने का ऑर्डर आता है तो खाना बनता रहता है, शेफ घूमता रहता है अलग अलग जगह पे, और शेफ घूमता रहता है और उसके जेब में ऐसे गाउन में बहुत सारे चम्मच उम्मच लगे रहते हैं। तो कोई चीज बन रही है तो वो जाता है, चम्मच निकालता है, उसको यूं लेता है और उसको टेस्ट करता है, और चम्मच बाद में धुलने में जाता है, ठीक है ना? हाँ, ये कुछ को इतने में डाउट है, ओह झूठा खिला रहा है, नहीं, वो बाद में धुलने में जाता है, वो चम्मच सिंगल यूज रहता है। बट वो बताता है इसमें ये कम है, इसमें ये ज्यादा है, इसको ये ऐड कर। तो ऐसा एक उसका कुक आता है और कुक आके उसको दिखा। और शेफ की एक हैबिट होती है, मतलब कल्चर होता है अच्छे रेस्टोरेंट्स का, कि शेफ डोर जब जिससे निकलता है ना सामान सर्व, खाना सर्व होने के लिए, पहले शेफ को दिखाया जाता है। तो शेफ बैठा रहता है, बोले सर ये लेके जा रहा हूँ। तो शेफ देखता है, बोलता हाँ ले जाओ। तो वहां पर फिल्म में यह दिखाया कि सैफ अली खान खड़े हैं और इनके पास एक कुक आता है। कुक आके बोलता है सर बटर चिकन बनाया है सर, ले जाऊं? वाह, उसका नाम है शायद भाटिया जी है, कुछ पता नहीं कोई नाम है। वाह भाटिया जी, बोलता थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, थैंक यू सर। उसके गले में हाथ लगाते हैं, वो ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं
वो बोलते हैं भाटिया जी आपको एक बात बताऊं। बोले जी। आपको पता है एक शादीशुदा आदमी, पारिवारिक आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों करता है? बेचारा भाटिया घबरा जाता है, बोले ये क्या हो गया एकदम से? तो क्या सर? बोले एक बात बताओ, एक गृहस्थ आदमी जिसका परिवार है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उसके अफेयर क्यों होता है, कभी सोचा है? तो नहीं सर। बोले जब वो शाम को घर जाता ना मेहनत करके, तो लड़ते झगड़ते बच्चे, कंप्लेन करती वाइफ, बिखरा हुआ घर उसका स्वागत करते हैं, और उसके दुख दर्द उसके ऑफिस में क्या हालत हुई है उसको कोई समझ नहीं पाता है। घर जाओ बच्चे कंप्लेन करते, वाइफ बताती ये होता, तो बेचारा परेशान हो जाता है। क्या हो गया? सम स्टूडेंट्स भी लाइक ये दीपक सर के घर की कहानी है। थैंकफुली नो। सो अब वो बोलता तो एकदम घबरा जाता है वो भाटिया। बोलता है सुनो, वो आदमी बाहर जाता है और वो एक महिला के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो महिला सजी धजी उसका स्वागत करती है, उसकी सारी स्टूपिड बातों को सुनती है और एक्सेप्ट करती है उसको एज ही इज, इसलिए वो बाहर जाता है। तो भाटिया इज स्टिल कंफ्यूज कि ये बोल क्या रहा है। तो आखिरी में उसको बोलता है ये जो चिकन तुमने बनाया ना बिल्कुल घर जैसा लग रहा है, कोई भी रेस्टोरेंट में घर का खाना खाने नहीं आता है। और फिल्म में क्या दिखाया फिर उसका खट 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 हाइपर लैप्स मोड में वो पूरे चिकन को डेकोरेट करता है, चिकन के लेग पीसेस पे वो एल्यूमिनियम फॉइल लगाता है और ऊपर से गार्निशिंग करता है, अर्थात कोतमीर छिड़कता है। नहीं तो कुछ बोले व्हाट इज ही सेइंग, गार्निश गार्निश, सजावट। और फिर वो लेके जाता है। सो कुक ने अच्छा चिकन बनाया, वो एफिशिएंट था, शेफ ने उसको आकर्षक दिखाया, शेफ इफेक्टिव था। हेलो। सो अ कुक इज efficient, a chef is, so what do you mean by the word effective? Effective means you are able to understand the external environment requirements and change your product and services suitable to that particular requirement. That is effectiveness. तुम कितना अच्छे सेक्शन याद किए किसी काम का नहीं, तुम कितना प्रोविजन याद किया, कितना टेस्ट दिया, कितना घंटा बैठे, तुम कितना देर इधर उधर गए, किसी काम का नहीं। काम का सिर्फ एक, तुम उस 3 घंटा में क्या लिखे पेपर में। And the problem is we never practice effectiveness. ये चैप्टर 8 का एक बहुत बड़ा डिस्कशन है जिसको मैंने आपसे कर लिया अभी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तुमको भरोसा ना हो, होता नहीं है बच्चों को, मेरे साथ मेरे को लग रहा है फेंक रिया है। इफेक्टिवनेस इज डूइंग द, एफिशिएंसी इज डूइंग द थिंग, बराबर। यही चीज, ये देखो मैंने तुमको भी बोला ना, एफिशिएंसी इज एसेंशियली इंट्रोस्पेक्टिव, ये आपकी खुद की काबिलियत होती है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस इज योर एबिलिटी टू कनेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये लाइन पढ़ के देखो यहां पे, ये रही efficiency is essentially introspective, effectiveness highlights the link between the organization and its। अब ये छोटा सा कार्टून डाला है मैंने तुम्हारे नोट्स में, आएगा छप के। ये बताओ एफिशिएंट कौन है, इफेक्टिव कौन है? वो खरगोश क्या है, हैं? और कछुआ वो जा रहा है तेजी से लेकिन गलत डायरेक्शन में, समझ गए? तुम्हारे जितने दोस्त अभी नॉन सीए नॉन सीएस में हैं, वो रेड डे ग्रीन डे ब्लू डे ये डे वो डे मना मना के तुम्हें जला रहे हैं, वो एफिशिएंट भले हो, वो इफेक्टिव नहीं रहने वाले। तुम एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव होगे, समझे? करेक्ट। तो अब चलो, थोड़ा सा आइडिया लग गया तुमको 8वां चैप्टर का। आ जाओ अब तुमको स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक लाइन बाय लाइन पढ़ाना चालू करता हूँ। एक और छोटा सा 12 सीबीएसई वाला लॉजिक जरा पूछ लूं मैं आपसे। कैन यू गिव मी अ डिफरेंस बिटवीन
पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप एंड मेथड। हाँ, ये तो हम गोल घुमा के आए थे बिजनेस स्टडीज में। पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, स्टेप, मेथड, difference between them. If anybody gives the perfect answer, Cadbury up for grabs. वो देखो, दो तो ऑनलाइन वाला है। ये टॉपिक था क्या 12th में? नहीं था। वो नालायक को 11वीं में होगा। 9th। क्या यूं यूं डिलीट कर दिया था? अबे क्या पढ़ के आए हो तुम लोग फिर? चलो कोशिश करो ना, चलो ट्राई करो, गलत होगा चलेगा। यस बिटिया। रैपर आ गया चॉकलेट का तेरे पास। जो यूजुअली हम डे टू डे में करते हैं वो पॉलिसीज होती है। यू आर करेक्ट, आगे बढ़ो। वेरी गुड। रूल्स lay down the boundaries and tell you specific no's and yes and do's and don'ts. Very good. Policy done, rules done, or hmm? So sequential series of steps to perform a particular function or an achieve an objective is called a procedure. Very good. सही जा रही है बेटा, चॉकलेट आ गई आधी। वेरी गुड। और बता ना, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल हो गया, मेथड हो गया, अब स्टेप्स बची। यू हैव अर्नड द चॉकलेट, लेट मी बी वेरी क्लियर नाउ। हाँ चलो, तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, चलो। बहुत सारी इंडिविजुअल एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज को हम डिफाइन करते हैं स्टेप्स। वाह, क्या नाम है बिटिया? आकाशी नेमा। वेरी गुड। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years आई हैव गॉट द परफेक्ट आंसर इन द बैचेस। यू डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी हैप्पी टू गेट दिस आंसर। मैं उसको बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझा देता हूं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। आप जब अकाउंट्स पढ़ते हो बच्चों, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक मेथड है या मल्टीपल मेथड्स है? जो भी मेथड आप सिलेक्ट करोगे वो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको डिस्क्लोज करना है। सो डिस्क्लोजिंग योर अकाउंटिंग पॉलिसी, हाउ आई हैव depreciated my assets. So either it is a written down value or a SLM. हेलो। सो WDV SLM बराबर। तो उस हिसाब से वो ये बोलते हैं कि सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर, तो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है वो क्या है? मेथड। मैंने क्या सिलेक्ट करा? SLM मेथड। इसको मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा अंडर माय अकाउंटिंग पॉलिसी। तो पॉलिसी होती है बिटिया गाइडिंग प्रिंसिपल्स। आपने वो वर्ड यूज नहीं करा पर आप कहना वही चाह रहे थे, आई कुड मेक आउट। गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच डिसाइड हाउ डू वी बिहेव एंड एक्ट। आई रिपीट, गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच डिसाइड हाउ डू वी बिहेव एंड एक्ट। और उसने एक बहुत अच्छी बात बोली, policies need to be flexible with the change of time, it needs to be changed. Rules are certain things, ये होगा ये नहीं होगा। Like my depreciation amount cannot exceed the overall cost of assets. Hello? बराबर? So rule is I cannot charge depreciation more than the cost of asset. Selecting a method of depreciation, selecting a is a matter of accounting policy. Now when I say a method has a procedure.
opening balance of my fixed asset plus assets purchased during the year minus assets sold during the year is equals to closing balance. Apply the depreciation rate. Hello, ये क्या है? प्रोसीजर, और इस प्रोसीजर के अंदर ये जो स्टेप्स परफॉर्म करी वो अपने आप में एक मेथड था, और वो मेथड कंबाइन कैसे होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स से लेकर। हेलो, ये रहा आपके सामने, एक बार देखो आपको समझ में आएगा। ये पहले ये देखो, हाँ ये आपके सामने स्क्रीन पर देखो जरा, पॉलिसी प्रोसीजर रूल स्टेप मेथड पढ़ के देखो, पीछे विजिबिलिटी है? फेयर एनफ, देखो जी। सॉरी बेटा, प्रोसीजर और मेथड में कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एंड देन चार्जिंग इट टू द अकाउंट इज द प्रोसीजर, और वो पूरे प्रोसीजर को कंबाइन करोगे, जैसे WDV का अलग है, SLM का अलग है, तो वो मेथड हो जाएगा। सो द होल्स मतलब अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स कैन क्रिएट अ मेथड। ऐसा पढ़ लिया सबने? ये इंटेंशनली मैंने आपके स्टडी मटेरियल से पहले डाला है, बिकॉज मेरे को ये कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर करने पड़ते बच्चों को। बच्चे का इंटरचेंजेबली यूज कर लेते 12वीं में इन चीजों को, और अपन निकाल रहा है, तो वो थोड़ा सा चॉइस ऑफ वर्ड्स अभी से सुधारनी होगी, ठीक है ना? पॉलिसी प्रोसीजर रूल स्टेप क्लियर? अच्छा, आप किसी भी शॉपिंग स्टोर से मतलब गारमेंट स्टोर से शॉपिंग करने जाओ, तो शॉपिंग में अगर आप उससे पूछो भैया कल ये साइज हमको बराबर नहीं आई, फिटिंग बराबर नहीं बैठी, तो क्या होगा? तो बोलता है आप 7 दिन या 10 दिन में आके बिल के साथ उसे चेंज करा सकते हैं। हाँ या ना? हर स्टोर की रूल है या पॉलिसी है? हाँ, वेरी गुड। सो पॉलिसी इज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच डिसाइड हाउ डू वी बिहेव एंड एक्ट। और जैसे बिटिया ने बोला पॉलिसी नीड्स टू बी चेंज, फॉर एग्जांपल आई हैव अ पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग कैश ओनली, but after COVID increase in digital payments has forced me to change my accounting policy and now have multiple ways of receiving the payment। आप जब असीम सर के साथ ऑडिट पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा। अब आपको ऑडिट पढ़ने में मजा मतलब तकलीफ पड़ेगी। आजकल किसी भी काउंटर पर कैश रिसीव सिर्फ कैश में थोड़ी ना होती है। सो टुडे इफ यू वांट टू गो टू अ शॉप, you want a UPI, you want a QR code, you want a debit card, you want a credit card, you want a machine, you want a tap card, you want a chip card, as well as phone pay, everything। Imagine the job of a cashier nowadays। जो डे एंड पे कैश इकट्ठी हुई तो फिजिकल कितनी हुई, डिजिटल कितनी हुई, सब जोड़ के बताता कि आज की सेल इतनी है। एंड जैसे जैसे अकाउंटेंट का काम बढ़ेगा, आपके मेरे जैसे ऑडिटर का काम बढ़ेगा। फिजिकल कैश तो गिन लोगे, डिजिटल तो तुमको कंफर्मेशंस लेना पड़ेंगे बैंक स्टेटमेंट्स के। हेलो, और सबसे बड़ा लफड़ा क्या है पता है? आपने अपने QR कोड सब जगह लगा रखे हैं, पता चला कोई फ्रॉडस्टर आया, उसने अपना QR कोड तुम्हारे QR कोड पे चिपका दिया, तो पेमेंट उसको जा रहा है। ओह ग्रेट आइडिया। ये आइडिया यूज हो चुका है, इसलिए आजकल पेटीएम ने स्पीकर लगाया है साथ में। पेटीएम पर 120 रुपए प्राप्त हुए, धन्यवाद। वो इसलिए लगाया, तो जनता का स्क्रीनशॉट सेव करके बैठ गई थी। पेट्रोल पंप पे तो खूब टोपीबाजी हुई शुरू शुरू में, भैया पेमेंट डन, पता चला स्क्रीनशॉट दिखा दिया पुराना वाला। अब इतनी देर में कौन ट्रांजैक्शन नंबर और वो सब देखता है? सो देयर आर डिफरेंसेस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को कहां तक जाने का होगा। बोलो साहब, क्लियर?
तो पॉलिसीज आई हैव चेंज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट. तो पॉलिसीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल, वी डिसाइड हाउ डू वी बिहेव एंड एक्ट. अब मैंने डिस्काउंट ऑफर की है सीजन के हिसाब से, तो ये पॉलिसीज हैं या स्ट्रैटेजीज हैं? हाँ, समझ में आया डिफरेंस? तो continuous guidance will be given by policies, situational decisions will be taken by. तो बड़ा कौन है? पॉलिसी की स्ट्रैटेजी. पॉलिसी के बेस पर स्ट्रैटेजी बनती है, स्ट्रैटेजी के बेस पे पॉलिसी बनती है. हाँ, याद रखना, पॉलिसी के बेस पर स्ट्रैटेजी बनती है. यस और नो? वेरी गुड. इसको जरा पढ़ के देखना, स्क्रीन पे विजिबिलिटी है पीछे. Policy, general guiding principle, we decide how do we behave and act. Situational decisions taken keeping into mind the facts and circumstances. Scope. Scope क्या है? It lays down the basic sphere on which management will operate. Within the policies laid down, the management will prepare strategies. जैसे हमको जोड़ तोड़ नहीं करना है, हमको रिश्वतखोरी नहीं करनी, हमें कोई भी टैक्स चोरी करे बगैर काम करना है, ये हमारी पॉलिसी है कि हम सारे रूल रेगुलेशन कंप्लाई करके गेम खेलेंगे. तो ये पॉलिसी हो गई. तो जो भी स्ट्रैटेजी बननी है वो इसी बेस पे बननी है कि भाई साहब ऐसा कोई भी दिमाग न लगाएं कि हम रूल तोड़ेंगे, टैक्स चोरी करेंगे वगैरह. आप में से कितने लोगों को इस बात पे भरोसा है बड़ी कंपनियां ऐसी चोरियां नहीं करती हैं? 1, 2, 3, 4. और बाकी सबको क्या लगता है? पक्के चोर हैं सर ये लोग, है ना? मतलब आप सब मानते हो जुगाड़बाजी चलती होगी, एडजस्टमेंट चलते होंगे, हाँ या ना? कितना, मतलब मैक्सिमम ऑफ यू एग्री विद दिस? वेरी गुड. गलत है, नहीं करते ये लोग, नहीं करते. अच्छा, आपको कैसे पता? मैंने चेक करने की कोशिश करी थी. सी आई ग्रू अप एज अ सिंधी बॉय. सिंधी, मारवाड़ी, बढ़िया, गुजराती, ये जितने 4-5 कैटेगरी के व्यापारी है ना, इनके यहाँ तो बेसिक कमाई ये है कि सरकार से जो बचा लिया वो कमाई है. तो थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें. तो मैं उसी थॉट प्रोसेस, जैसे आप हो ना, अभी मैक्सिमम बच्चे के चोरी करते होंगे, इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता इनका. ऐसा नहीं है. तो मैंने इस चीज को अपने आप को प्रूव करने के लिए अनेकों बार ट्राई करा कि रिश्वत पे कैसे करते बड़ी कंपनियों में. सवाल आता है ना, पे करोगे तो कहीं ना कहीं से तो कैश जाएगा, क्योंकि इन लोग की हर सेल रिकॉर्ड हो रही थी. तो मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बैंगलोर में उनके हेड ऑफिस में बैठ के एक ऑडिट कर रहा था, और उनका परचेज मैनेजर मेरे साथ था. ही वाज हैंडलिंग परचेजेस वर्थ 5,000 crore. तो वहाँ बड़ा अच्छा कल्चर होता है कि ओवर द लंच यू डोंट टॉक वर्क, यू टॉक तुम कैसे हो, कहाँ से हो, क्या है क्या नहीं है. एंड आफ्टर वर्क इट्स लाइक 10-15 मिनट्स ऑफ वॉक और स्ट्रोल हियर एंड देयर. अच्छा प्रेमाइसेस था उनका, लैविश. तो ही वाज विथ मी. मतलब वो जनरली ऐसा करते हैं. आप मतलब अच्छी कंपनी में आप जाओ तो बोले, कम दीपक, वील हैव लंच टुगेदर. एंड व्हेनेवर सम थर्ड पर्सन और अ न्यू पर्सन और कॉर्पोरेट पर्सन गिव्स यू एन एडवाइस, इनवाइट की आओ बैठ के बात करते हैं, लंच करते हैं, नेवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी. सीखने को बहुत मिलता है. तो मेरे से पूछा कहाँ से हो, मैंने बोला मैं इंदौर से हूँ. तो बोला आई वॉज प्लेस्ड इन भोपाल फॉर सम टाइम. मैंने यस इट्स माई पेरेंटल प्लेस. ओके, इट्स माई पैटर्नल प्लेस, सॉरी, मेरे पापा वहाँ बड़े हुए हैं. तो बोला अच्छा, ये वो, और क्या हालचाल है, सब बात बात हुई. तो मैंने उनसे एक धीरे से चीज पूछी. उनका नाम अंकुर था. मैंने, अंकुर आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. बोले व्हाट, प्लीज गो अहेड. हाउ डू यू पे द ब्राइब्स? बोला आई होप वी आर डिस्कसिंग इट पर्सनली और यू आर asking me as an auditor of your firm. It's totally personal. And I'm just curious how you can run this kind of a company without paying any bribe. Because मेरे को तो यही सीखने को मिला था, भैया ये उद्योगपतियों को छोड़ते नहीं है, सुबह शाम परेशान करते, लिए दिए बगैर कुछ होता नहीं है. यही हम सुनते आए, बड़े ऐसे ही हुए हम लोग. तो बोले यार तुमने भोपाल की बात करी, मैं तुम्हारे भोपाली भाषा में एक बात बताता हूँ. अब इसको 50% ऑफ द जनसंख्या इन दिस क्लास शुड टेक इट इन द राइट सेंस. प्लीज डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग सेंस. यू ऑल आर मैच्योर्ड इनफ. दैट्स माय अजम्पशन. सो वो बोलता है, बोले दीपक यू नो, उर्दू में
लाइन बोली जाती है, बोले क्या, बोले उसको गलत सेंस, उसने भी यही बोला, बोले गलत सेंस में मत लेना, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग रॉन्ग। बोले उर्दू में एक लाइन होती है, हसीना का हुस्न उसकी परेशानी होता है। और फिर एकदम इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है वो, द प्रॉब्लम विद अ ब्यूटिफुल वुमन इज हर ब्यूटी, बिकॉज इफ अ वुमन इज ब्यूटिफुल people objectify her. The kind of brains she is carrying along with her beauty, people don't notice that preliminarily. People notice her beauty, her appearance. तो बोले बस ये कंपनी हसीना है, इसका हुस्न इसकी परेशानी है। बोले 200 फैक्ट्रियां चलती है हमारी, कितनी, 200 फैक्ट्री टोटल पूरे बिजनेस की मिला के। बोले 200 फैक्ट्री चलती है, एक फैक्ट्री पे 20 डिपार्टमेंट्स कम से कम अप्लाई होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के। बोले 4000 डिपार्टमेंट हो गए मेरे भाई, अगर मैं रिश्वतखोरी करने जाऊंगा ना, रोज 10 डिपार्टमेंट से ज्यादा के लोग मेरे यहाँ पे खड़े रहेंगे, साल में एक बार भी आए तो बोला 4000 डिपार्टमेंट के लोगों को रिश्वत देना अगर मैंने चालू करी, रिश्वत का प्रॉब्लम ये है, एक बार दोगे 100 रुपए, अगली बार मांगेंगे 150, 150 दोगे अगली बार मांगेंगे 250। बोले ये जितनी भी कॉस्ट है, ये तुम्हारे से मैं कस्टमर से चार्ज कैसे करूंगा, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कस्टमर मेरे को जीने ही नहीं देता है। बोले इसीलिए दीपक तुम जैसों को रखा जाता है हमारी तरफ से, तुम ऑडिट टीम हो, तुमको हम देते हैं ऑडिट करने को, जाके जाओ ढूंढ के लाओ सब चीजें क्या क्या गलत है एज पर द लॉ। तो बोले तुम लोगों की 5 करोड़ की फीस, मेरी फर्म उस समय 5 करोड़ चार्ज कर रही थी उनसे, क्योंकि हम 20-22 लोगों का स्टाफ साल भर लगा हुआ था वहां पे। तो बोले तुम्हारी 5 करोड़ की फीस वो 50 करोड़ की रिश्वत से बेटर है हमारे लिए। बोले हमें लॉ फॉलो करने का शौक तो किसी को नहीं होता, पर लॉ फॉलो करना हमारी मजबूरी है। तो अगर आप ये सोच के आगे बढ़ रहे हो कि बड़ी कंपनियां ले दे के मामला निपटाती हैं, ऐसा नहीं करती हैं, क्योंकि इनके लिए ले दे के मामला निपटाना इन्हीं के लिए खतरनाक हो जाता है बाद। So they go by law, they go by procedure. So whatever you read, whatever you understand here, my बच्चों, 4 or 5 years down the line, you will be working there. So be very clear, laws are followed strictly in letter as well as in spirit. शब्दशः और भावनाओं के साथ उसका कानून का पालन होता है। करेक्ट। तो स्ट्रैटेजीज जब बनती हैं वो कि भाई हमने बोल दिया हमारी नो ब्राइब पॉलिसी है, आपको मैं बोलूं तो आपको हैरानी होगी, मैंने उसको अगर गिफ्ट दे दिया तो वो गिफ्ट भी नहीं ले सकते हैं, गिफ्ट लेने की लिमिट डिफाइंड है, 500 रुपए तक का गिफ्ट ही एक्सेप्टेबल है। कल को मैं ऑडिटर हूं, ऑडिटर होने के नाते उसने मेरे को बोला, आप जैसे मैं एक 5 स्टार होटल का ऑडिट करने गया था बैंगलोर में, इट्स एन आईटीसी विंडसर, इट्स लाइक अ वेरी रिच प्रॉपर्टी, $2000 का रूम है वहां पे, है बता रहा हूं, है 1 से 1.5 लाख रुपए पर डे उसका जो रॉयल सूट है, नहीं तो $400-500 रेंट तो बड़ा नॉर्मल है उनका। वो आते हैं उनके पास, तो मैं वहां गया तो ऑडिट टीम में बैठा, पहली बार गया तो उनके जनरल मैनेजर बोलते, दीपक प्लीज बी आवर गेस्ट, स्टे ओवर ऑन अ वीकेंड हियर, वील ट्रीट यू। अब अगर वील ट्रीट यू, यू कैन यूज द मसाज एंड द स्पा एंड द रेस्टोरेंट एंड द बार। साला अपन को लगा अपन ही भगवान है। अब अगर मैं ये सब यूज कर लूं एक वीकेंड पे और अगले दिन उसकी होटल में गलतियां निकालूं, तो वो क्या बोलेगा, दीपक भाई हम आपका इतना ध्यान रख रहे हैं, आप भी हमारा ध्यान नहीं रख सकते। अब ये जो ध्यान रखना है, इसका मतलब दे आर आस्किंग मी टू क्लोज आईज टू थिंग्स व्हाट आर विजिबल। कुछ बच्चों का मन का भ्रम टूट गया अभी पिछले 2 मिनट में, ये भी नहीं कर सकते, तो फिर कर क्यों रहे हैं हम ये ऑडिट, क्योंकि हम तो यही सुनते हैं कि ऑडिटर के मजे ही मजे रहते हैं। अभी तो आप ऑडिट शुरू करोगे ना, तो आपका ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, वैसे सो नहीं करते। तो यू डोंट ब्राइब, यू डोंट डू करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, सो अकॉर्डिंगली देन द स्ट्रैटेजीज आर प्रिपेयर्ड कि भैया ये सब नहीं कर सकते, अब देखो मार्केट में क्या कर सकते। सो दैट इज लाइक बेस किसने बनाया, पॉलिसीज ने, पॉलिसीज के आधार पर क्या बनी,
स्ट्रैटेजीज। तो एग्जाम्पल देखो आप, क्रेडिट पॉलिसी, डिस्काउंट पॉलिसी ऑफ अ स्टोर इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिसी। स्ट्रैटेजी क्या थी? 2016 में रिलायंस जियो जब आया तो उसने अपनी प्राइसिंग को फ्री रखा 6 महीने के लिए, जिससे उसको मार्केट कैप्चर करने को मिला। तो दैट इज अ स्ट्रैटेजी। तो पॉलिसी स्ट्रैटेजी डिफरेंस क्लियर? हेलो, ओके। प्रशंसा बिटिया, यू डोंट have to note anything right now. Everything will be coming to your mobile phone by tonight itself in the form of first chapter. Relax beta. जी बोलो। हम्म। दो बातें मिक्स कर दी आपने। रीट पूरा वाइट पर है, रीट में कुछ भी ये नहीं होता जो आपने बोला। आप जो ये बोल रहे हो ना कि हम जब मकान खरीदते हैं छोटे शहरों में, तो हमें कुछ पैसे की रजिस्ट्री पक्के में करवानी पड़ती, कुछ पैसे ऊपर से देना पड़ते हैं। उसको आप रीट से मत कंपेयर करो। रीट इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। रीट में सब कुछ वाइट होगा, रीट में कच्चे में कुछ नहीं होता है। रीट इज गवर्न थ्रू सेबी। तो वो प्रॉपर्टी पूरी वाइट में अक्वायर होती मेरे भाई। ये कच्चे पक्के का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंदौर जैसे शहरों में और छोटे शहरों में। बॉम्बे में तुम जब फ्लैट खरीदने जाओगे ना, तो बॉम्बे में जो अमाउंट है वो बिल्डर पूरा अमाउंट वाइट में ही लेता है, ऊपर से अमाउंट ही नहीं लेता है। तुम हीरानंदानी, रुस्तम जी, गोदरेज, टाटा ग्रुप की हाउसिंग, इनमें कहीं पे भी जाओगे तो उनको मालूम ही नहीं है ये होता क्या है। वो तो बोलेंगे सब कुछ चेक से ही आएगा। ये सब अपने यहाँ होता है छोटे शहरों में। भैया जी रजिस्ट्री कम की करा लेंगे अपन, और आप भाभी जी के नाम से करा लो, 1% उसमें भी छूट है। इतने पैसे पक्के के, इतने पैसे जीरो में। जीरो में मतलब कच्चे में। ये सब अनऑर्गेनाइज तरीका है छोटे शहरों में, बड़े शहरों में नहीं है। ये जितने बड़े बड़े नाम मैंने आपके सामने लिए, ये सब डिस्क्लोज ऑडिटेड बैलेंस शीट्स हैं, नहीं होता है। पॉलिसी स्ट्रेटेजी क्लियर? पॉलिसी प्रोसीजर रूल स्टेप मेथड क्लियर? वेरी गुड। मैनेजमेंट वर्ड तो वो होता है गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इज मैनेजमेंट। हाँ या ना? क्या होगा केवलानी, ऐसा क्यों देख रहा है? सोचा ना था इतना हाई लेवल काम होगा, है ना? दही वठी जीन छड़ाए, है ना? ले दे के निपटा लो, भूल जाओ अब वो सब। इनसे मिलिए, ये छोटे चाणक्य हैं। और थोड़ा थोड़ा असीम सर है, जैसे वो चश्मे के अंदर था। असीम सर ऐसे देखते कि नहीं तुमको कई बार यूं, और वो ऐसा कभी बोलते कि नहीं कई बार पूरा समझाने का, क्या मालूम क्या बोला इस आदमी ने, कुछ समझ में नहीं आया, फिर वापस समझाते हैं उसको वो दूसरी बात। हाँ। तो मैं भी उनका स्टूडेंट रहा हूँ ना, ऐसे ही झांकते थे यूं। एक मैं और मेरा एक दोस्त था, हम बहुत मस्तीखोर थे। हमारी डिफिकल्टी नहीं सॉल्व करते थे वो क्लास में, क्योंकि हमारी डिफिकल्टी से बाकी सब कंफ्यूज हो जाते थे। तो बोले तुम दोनों जरा बाद में पूछा करो मुझसे क्वेश्चंस। हाँ, मतलब मैंने उनसे एएस पढ़े थे शुरू शुरू में। तो एक दिन मैं और मेरा दोस्त, वो भी अब सीए हो गया, पहले पढ़ाते थे यहाँ पे, आशीष सर के दोस्त हैं बहुत अच्छे, हितेश चिमनानी। तो वो और मैं साथ पढ़ते थे सर से। तो एक दिन हम गए, सर एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलो। मैंने फिक्स द सेट, मेरी लैंड है वो फिक्स द सेट है। बोले हाँ है। मैंने उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता? मैंने हाँ नहीं लगता। भूकंप आया, धरती फटी, प्लॉट बड़ा हो गया। बस उसके बाद उनने ऐसा ही वाला लुक दिया था, तुम लोग जरा क्लास के बाद मिलो मुझसे। फिर अगला पूछा था, मीना ये जो गाय ढोर बैल होते हैं, बछड़ा वछड़ा देते हैं, ये भी तो, ये डेप्रिसिएशन का, ये तो एप्रिसिएशन है। आप बताओ मेरा क्वेश्चन क्या गलत है बताओ। मतलब हम क्या बहुत सीरियसली सोच लेते थे चीजें, और फिर जाते थे। तो उन्होंने बिठा के समझाया, देयर आर स्पेशल अकाउंटिंग वेज टू डू इट। अब जैसे आप पोल्ट्री फार्म में चले जाओ, तो वहां मुर्गियां लाइन से रहती हैं, और वो दाने खाती जाती हैं और अंडे देती जाती हैं। तो अब आप, और बेसिकली जो अंडे दे रहे हैं वही तो आउटपुट है।
So there are acceptable industry norms specific to industry that how accounting is done. गाय का बछड़ा is bound to happen. एक दूध देती गाय एक बछड़े को जन्म देगी तो तुम्हारा एक और मिल्क जनरेटिंग लाइफ स्टॉक तैयार हो गया ना. उन्होंने सिखाया हमको बैठ के फिर. बट दीज आर एक्सेप्शनल थिंग्स. वो परेशान इसलिए रहते थे कि हम सारी बातें पूछ लेते. बोले इतनी खोपड़ी चलाते क्यों? कर रहे हैं तो ढंग से ही करेंगे. दिस काइंड ऑफ excitement should be there between you and your friends rather than discussing the TikTok reels and the Instagram shit. You're understanding what we lived it. मतलब हम सोचते थे ऐसी चीजें तो समझ में आता था. अच्छा ऐसा भी होता है वैसा भी होता है. दिमाग चलता है ना भाई. तो ये जब भी आए तुम्हारे सामने तो ये कब आएंगे? पूरी पूरी किताब में ये 5 10 15 बार आएंगे. ये किताब में जब जब आएंगे तो कोई ना कोई महान आदमी की डेफिनेशन मिलेगी क्योंकि एसएम चाणक्य ने बनाया ना सबसे पहले. तो चाणक्य जी को याद करते हो कोई भी महान की डेफिनेशन मिलेगी तो आपको छोटा चाणक्य दिख जाएगा वहां पर. तो ये क्या बोलते हैं मैस्कॉट इसका बना दिया हमने चिन्ह की. कभी भी आया तो एक डेफिनेशन आई. मतलब स्ट्रैटेजी ये वर्ड है मिलिट्री का. रणनीति हिंदी में अनुवाद है. रणभूमि में बनाई गई नीति रणनीति बराबर. तो रणभूमि बनाई गई नीति हर बार ये आपने बीसीके में भी पढ़ा है. बीसीके में अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं स्ट्रैटेजी बुल बियर लॉजिस्टिक्स. तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट्स अ मिलिट्री ओरिजिन वर्ड. इट टॉक्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स गुड्स एम्यूनिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो अब ये तो मिलिट्री की बात हो गई. यहाँ मिलिट्री क्या कर रही है? हम तो कॉर्पोरेट चीजें पढ़ रहे हैं. तो यहाँ मिलिट्री की बात ऐसे होती है कि तुम तुम्हारी कंपनी के रिसोर्सेज पैसा और रिसोर्सेज लेके किस तरह से काम करते हो कि तुम्हें मार्केट में दूसरे से बेहतर काम और बेहतर प्रॉफिट मिले. देखो अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम. मास्टर प्लान नए नए नाम. मास्टर प्लान ग्रैंड डिजाइन गेम प्लान प्लान ऑफ एक्शन प्लान पॉलिसी प्रपोज एक्शन. एक गलती है इसमें पॉलिसी वर्ड नहीं होना चाहिए. स्कीम और ब्लूप्रिंट. तो स्ट्रैटेजी इन बिजनेस क्यों चाहिए? बिजनेस आप जितने भोलेपन से करते हो दुनिया उतनी भोली है क्या? सर ये दुनिया बहुत बदमाश है सर. हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं फटाक से कॉपी कर लेती है. तो मेरा डिफरेंट प्रोडक्ट थोड़े दिनों में होमोजीनियस हो जाता है. हाँ या ना? और जैसे ही आप होमोजीनियस प्रोडक्ट पे आए तो आपके प्रॉफिट सुपर नॉर्मल की जगह नॉर्मल हो जाते हैं. तो प्रॉब्लम हो जाती है. हाँ या ना? यस और नो? तो द बिजनेस हैज टू रिस्पॉन्ड टू अ डायनामिक एवर चेंजिंग एंड हॉस्टाइल. हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली एनवायरमेंट फॉर परस्यू ऑफ देयर मिशन. बिजनेस को एक ऐसे एनवायरमेंट में काम करना पड़ता है जो लगातार बदल रहा है और कोई भी आपका सहयोग नहीं करता. पापा जो बिजनेस कर रहे होंगे आपके उनके साथ में उनके व्यापारी दोस्त होंगे सिमिलर टाइप का बिजनेस करते होंगे लेकिन धंधा करता समय सब अलग अलग है. ना वो बताते वो कितने में खरीद रहा है ना वो बताते वो कितने में बेच रहा है. बैठ के चाय पियेंगे साथ में पर ये डिस्क्लोज नहीं करते. तो बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? क्यों बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना है ना? पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया. पैसा ही पैसा. What's the main objective of business? Can anybody give me the answer? Yes, पीछे वो ग्रीन शर्ट वाला मेरा दोस्त. यस सर. हाँ हाँ. अरे ये ग्रीन शर्ट टी शर्ट का डार्क ग्रीन. हाँ हाँ बोलना भाई. हाँ हाँ कुछ कस्टमर बोला पर आग शुरू की लाइन. टू क्रिएट एंड मेंटेन कस्टमर्स. वेरी गुड. सो इट्स अबाउट क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर्स. तो कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए क्या बस मन में अच्छी भावना होने से कस्टमर मेंटेन हो जाता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं. चलो ये लिखता है इट्स द गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू हैव अ मार्केट पोजीशन. मैं आपको बोलता हूं मेरे घर में शादी है मुझे एक फॉर्मल बिजनेस सूट बनवाना है. कौन सा ब्रांड आपके ध्यान में आता है सूट बनवाना हो तो? फर्स्ट नेम क्या आया? पैसे दिए रेमंड्स ने आपको इसके? नहीं ना? पर सर द कंप्लीट मैन सिंस 1925 सर. 93 years sorry 98 years now completing 100 in 2025. उसको एक ही चीज पता है मेरे को शूटिंग शर्टिंग शूटिंग शर्टिंग शूटिंग शर्टिंग ही बनानी है.
आज तक रेमंड्स ने ना धोती बनाया, ना कुर्ता बनाया, ना सलवार सूट, ना प्लाजो, ना क्यूलॉट्स, ना साड़ी, कुछ नहीं। ऐसा कभी आया साड़ी में साड़ी, रेमंड साड़ी? नहीं आया। इट्स द गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू हैव अ मार्केट पोजीशन। आज ये नाम जो तुम्हारे मुंह से निकला ना, ये रेमंड्स की जीत है कि सूट बनेगा तो ये। So you are known by that. Game plan of the management to achieve a market position. Game plan of the management to conduct its operations. नाम सुना एमवे टपरवेयर? ये एमवे और टपरवेयर वाले अंकल आंटी बड़े खतरनाक होते हैं। ये पीछे लग जाते हैं आपके, साइड इनकम मिलेगी, या मेन इनकम का भरोसा नहीं है, साइड इनकम दे रहे हैं हमको, तो बोले साइड इनकम मिलेगी। सर हमारी ये बोतल देखिए, सर हमारा ये डब्बा देखिए, सर इसमें 3 महीने तक पानी खराब नहीं होता। भाई मैं कौन से रेगिस्तान में हूं जो 3 महीने पानी रखूंगा? पहली बात। सर इसकी बोतल का प्लास्टिक इतना अच्छा है, 4th फ्लोर से भी गिर जाए तो टूटता नहीं है। भाई लड़ाई थोड़ी ना लड़नी है। वो एमवे वाला आता है, सर दूसरी टूथपेस्ट रोज 10 मिलीग्राम लगती है, ये तो आपका 2 मिलीग्राम में आपका बढ़िया कर देगी। बोलना भाई सुन एक मिनट, मैं जब सुबह को उठता हूँ ना, तो वॉश बेसिन में जब जाता हूँ ना, तो मैं नापूंगा कैसे? आधे टाइम तो जब सुबह सुबह ये लगा था ना छींका जाच, तो पता चला वो पेस्ट सिंक में चली जाती है, फिर दूसरी लगानी पड़ती है। अब ये तो रहा कि मैं सिंक की निकाल के उस पर वापस। ऐसा एमवे और टपरवेयर वाले अंकल आंटी से किसी का मतलब विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, घर में मम्मा भी कर रही होंगी, हाँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट ऐसे गजब का सेल्स ताकत होता है उनका। मैंने उनसे एक आध बार पूछ लिया, एक आंटी जी को पता चल गया था कि मैं नाटा अकेडमी में पढ़ाता हूँ, वहाँ बहुत बच्चे हैं, तो वो वाया वाया कनेक्ट निकाल के, मम्मी की किट्टी पार्टी फ्रेंड थी, मिलने आ गई। मेरे को काम है आपके बेटे से। वो मम्मी को पता था, मम्मी मेरा नंबर देती नहीं किसी को, वो पता था दिक्कत होती है, तो बोला आप अकेडमी में मिल लो। नहीं नहीं हम घर आ जाएंगे, मेरी भतीजी को काउंसलिंग लेना है। तो मम्मी कहा आ जाओ। और वो जैसे आए, मैं सामने आया, पहुंचा, नमस्ते बेटा कैसे हो? मैं आंटी मैं ठीक हूँ, बताएं। बोले बेटा इसकी काउंसलिंग करनी थी। मैंने बेटा आप कौन सी क्लास में हो? 7th। बेटा तुम मोबाइल पे गेम खेलती हो? बोले हाँ। मैंने मोबाइल पकड़ो गेम खेलो। फिर आंटी जी मैंने अंदर जाकर मैंने क्या है ये, क्यों आई है? बोले मेरे को क्या मालूम। तो आके बोलती मैं आपके लिए एक प्रपोजल लाई हूँ, आप साइड इनकम के हिसाब से एक काम करो ना, आप बच्चों को बोलो ना मैं टपरवेयर के डब्बे और बॉटल्स बेचती हूँ, आप एक बार मुझे आने दो, मैं यहाँ पे मार्केटिंग कर लूंगी, एक सेशन ले लूंगी, अपना प्रॉफिट आता आधा। मैंने मम्मी को समझा, मैंने इनको समझाओ मैं फैकल्टी हूँ और मैं टीचर हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बच्चे पढ़ते हैं मुझसे। नहीं तो आपको तो सेकंड इनकम हो जाएगी ना। मेरा मैडम तब आप क्या करोगी जब मैं कॉरिडोर के बीच में से निकलूंगा, बच्चे बोलेंगे सर वो बॉटल का ढक्कन खराब हो गया बदल देना। मैंने दीपक मूलचंदानी डब्बे डब्बी वाला बन जाऊंगा मैं। आप इमेजिन करो, मतलब बच्चा सर वो डब्बा लीक हो रहा है चेंज कर दो सर, ये कुछ भी पागलपन मतलब। अच्छा वो इनसे पूछो ना आप, एमवे और टपरवेयर वालों से, मैंने आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे तो मार्केट में क्यों नहीं मिलते? सीधी बात है। इतना मिल्टन विल्टन बिक रहा है, आप भी बेचो ना। नहीं वो हमारा क्या मेंबरशिप कनेक्ट वगैरह। इट्स द गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस। टपरवेयर में पता सबसे बड़ी बात क्या है? दे डोंट अलाउ एनी मेल मेंबर। चलो बॉयज हमारे पास आंदोलन करने की जगह है, वी वांट जस्टिस, इक्वल राइट्स, टपरवेयर के डब्बे हम भी बेचेंगे। और मतलब अलाउ ही नहीं करते वो, एक्चुअली हो भी नहीं सकता। बॉयज कैन सर्वाइव ऑन द सेम डब्बा फॉर द फुल लाइफ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मम्मा ही होती है घर में जो बोर हो जाती किचन में, हर दिवाली के पहले डब्बे बदलूंगी मैं, वो फीमेल ही फीमेल है उसमें।
तो गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर्स। क्यों भाई, बिस्किट खरीदने के पहले चखने को मिलता है या बेसिक डब्बे की पैकिंग देख के लेते हो? टीवी डब्बे की पैकिंग देख के लेते हो या टीवी चला के देखते हो? सो गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर्स। छोटे मोटे गुड्स, खाने पीने के सामान पैकिंग में बहुत एक्सपर्ट होते, टीवी आज भी ब्राउन पैक में आ जाती है क्योंकि वहां पैकेजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू compete सक्सेसफुली एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। रिलायंस जियो अपने आप में बहुत बड़ा हो गया, और 2016 में जब आया था तो उसे बहुत मेहनत लगी अपने आप को बनाने के लिए, और आज भी एयरटेल उसे अच्छी खासी टक्कर देता है। सो व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी सर? स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू डू एमसीए एंड सीए। स्क्रीन पे देखो, गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव अ मार्केट पोजीशन, game plan of the management to conduct its operations, game plan of the management to attract and please customers, game plan of the management to compete successfully, and game plan of the management to achieve organizational objective। बोलो साहब, क्लियर क्या? समय कब तक है मेरा? तो फिर रुक जाते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। और कल सुन लेना, कल रियल, पर्सनल, नॉमिनल और डेबिट क्रेडिट आएगा एसएम का। जैसे अकाउंट्स में कितना इंपॉर्टेंट होता है रियल, पर्सनल, नॉमिनल, डेबिट, क्रेडिट, वैसा एसएम का रियल, पर्सनल, नॉमिनल, डेबिट, क्रेडिट कल डिस्कशन होने वाला है। ओके, सी यू टुमारो, थैंक यू।